we can say. Why easy subject? Because कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए जो भी कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी कुछ मटेरियल चाहिए होते हैं, so certainly that materials are locally available and we can see in our day to day life कि भाई अगर मुझे कोई बिल्डिंग का काम करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो we know very well कि भाई किस किस चीज़ों का इस्तेमाल अपन कर सकते हैं या करना चाहिए. And certainly by using those material we can construct any kind of structure definitely. But कोई भी प्रकार के स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन के लिए we must have some technical knowledge. We must have some technical knowledge. जैसे बात करते हैं कि भाई अगर मुझे एक G+7 G+10 मंजिला इमारत खड़ी करनी है, तो क्या सोचता हूँ मैं सबसे पहले कि भाई जगह जो है, वॉट एवर द स्पेस, वॉट एवर द लोकेशन आई एम हैविंग, मेरे पास जो जगह है वो जगह उस प्रकार के G+7 स्ट्रक्चर का लोड ले पाएगा? क्वेश्चन मार्क. वो ले पाएगा? सबसे पहली चीज तो क्या करते हैं सबसे पहले अपन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द साइट सर्वे. अपन साइट का रिकनेंस करते हैं. अपन सबसे पहले जाते हैं साइट पे, अपन देखते हैं कि भाई वहां पे जो सॉइल अवेलेबल होती है वो सॉइल किस प्रकार की है. वी टेक द सैंपल, वी कलेक्ट द सैंपल, वी सेंड इट टू द लेबोरेटरी. अपन उसको एक सैंपल को कलेक्ट करते हैं, अपन उसको लैब में लेके जाते हैं और फिर उस पर टेस्टिंग करते हैं. सॉइल टेस्टिंग जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है ना, लेबोरेटरी सॉइल और जियोटेक्निकल टेस्टिंग बोलते हैं उसको. अपन वो टेस्टिंग करते हैं एंड वंस द टेस्टिंग हैज बीन डन, देन अपने पास वो टेस्टिंग के बेस पे जो भी कुछ रिजल्ट्स आते हैं, सो व्हाट वी डिसाइड बेस्ड ऑन दैट रिजल्ट, वी डिसाइड कि भाई वो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कितनी है. जो सॉइल उस ग्राउंड पे अवेलेबल है, उस प्लेस पे अवेलेबल है, वो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कितनी है ना. ये तो ठीक है, ये तो बात बहुत क्लियर है कि भाई वी नेवर कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड. अपन डायरेक्ट ग्राउंड पे का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं क्या? नो. वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द फाउंडेशन. सबसे पहले फाउंडेशन को रखना पड़ता है. सो वी जनरली एक्सकेवेट द सॉइल. अपन क्या करते हैं, वी एक्सकेवेट द सॉइल. देन आफ्टर सम डेप्थ, अगर एक्सकेवेशन के बाद में अगर मुझे फील होता है कि भाई चलो आफ्टर 1 मीटर of the excavation or 1.5 meter of the excavation, if the soil is same, that means if the soil is same which may have a good bearing capacity, then certainly what we can say, certainly we can see कि भाई चलो अभी ये soil की strength अच्छी है, तो we can directly construct the structure on the same strata. Listen, जो भी अपन यहाँ पे अभी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, these are the very basic things. क्योंकि सबसे पहले काम कहाँ से शुरू होता है? सॉइल से, ग्राउंड से. ठीक है. Once we know the condition of the ground, then and then we can think for the superstructure. So what comes first? The first thing is substructure. सबस्ट्रक्चर को खड़ा करने से पहले जहां पे जिसके ऊपर सबस्ट्रक्चर होने वाला है, राइट, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन या टेस्टिंग के रिजल्ट्स अपने पास होना बहुत जरूरी है. दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल. ठीक है. तो यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट द सॉइल कंडीशन. So once I have the test results, once I know the condition of the soil, then certainly I can go for any kind of structure. ठीक है ना. अब बात करते हैं राजस्थान की, because the syllabus is framed for the Rajasthan Public Service Commission and certainly अगर बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन ये डायरेक्ट आपके इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको एक या दो क्वेश्चन मिल जाएंगे. बट द टेक्निक जो होती है सवाल पूछने की इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट इज ऑफ मिक्स इन नेचर. तो आपको सॉइल प्लस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सॉइल प्लस मटेरियल, सॉइल प्लस टेक्नोलॉजी, आपको इस एस्पेक्ट से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं. दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस लेक्चर विद द ओरिजिन फ्रॉम द बेसिक कि भाई सॉइल से शुरू करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर कहाँ खड़ा होने वाला है? सॉइल के ऊपर खड़ा होने वाला है. ओके. तो जब कभी भी किसी भी प्रकार की कितनी भी मंजिला इमारत आपको खड़ी करनी है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो सबसे पहली चीज कौन सी? आप द फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहली चीज ये है कि भाई वो सॉइल की कंडीशन क्या है, वो सॉइल की कैपेबिलिटी क्या है. अभी वहां पे वाटर लेवल है क्या, वहां पे मॉइस्चर है क्या सॉइल में. अगर सॉइल में मॉइस्चर होता है या अगर वहां पे वाटर लेवल, पानी की जो लेवल होती है, अगर वो वहां पे राइज होती है डे बाय डे, दिन ब दिन, तो क्या करते हैं अपन, we need to dewater. उस पानी को वहां से निकलना जरूरी है. ठीक है. पानी को निकालने के लिए बहुत सारी मेथड्स अवेलेबल होती है. इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड इज देयर, द सम्स एंड पंपिंग मेथड इज आल्सो देयर, बट द बेसिक एंड द मोस्ट कॉमन मेथड इज पंपिंग मेथड. तो क्या करते हैं अपन,
अपन एक 2 या 2.5 हॉर्स पावर का अपने पंप वहां पे खड़ा करते हैं, ठीक है, एंड वी सिंपली डिवॉटर द पर्टिकुलर एरिया, जहां पे भी पानी जमा होता है वो पानी अपन बाहर निकाल के फेंक देते हैं पंप की मदद से, ठीक है। तो ये सब टेक्निक होती है। So once we feel that the area is now okay, area is dry enough, then we can commence the construction activities. तब से बाद अपन क्या करेंगे, फिर अपन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बढ़ा सकते हैं या चालू कर सकते हैं। Okay, so with this, this is a very basic introduction of the subject. ठीक है। Again, the engineering materials. The first thing which came at our mind is what are the different materials which we call as the engineering materials. What are the different materials which we call as engineering materials? So एक ऐसे materials या ऐसे जो भी materials होते हैं कि जो एक सिविल इंजीनियरिंग मार्वल को खड़ा करने में, निर्माण करने में इस्तेमाल किया जाता है, वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स को, वो सभी मटेरियल्स को हम बोलते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स। सच एज बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको क्या क्या लगता है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी रिक्वायरिंग दी bricks. The bricks may be a clay bricks, flash bricks, or cement bricks. After that, we require cement as a binding material. Then sand. The sand may be a coarse sand or fine sand. Then we may require reinforcement, that is steel. After that, what we required? We required the glass. Then we required the timber, let's say for the erection of the door frames. Then for the erection of windows, like that. So admixtures we use for the constructions, and number of materials are required in the for the construction of a type of building. ठीक है। Now techniques. Nowadays the advanced technology is being used for the construction activities. The huge and the very tall cranes are used for using they may control the girders which may be placed on the top of the buildings, like that. The prefabricated columns are there, the beams are there, which simply we can take it from the industry or from the place where it is casted, और वहां से बस वो एक ट्रांसपोर्टर मीडिया से साइड पे लाए जाते हैं, एंड देन विद द हेल्प ऑफ क्रेन सिंपली वी कैन प्लेस इट एट द रिक्वायर्ड, और जहां पे उसकी जरूरत है वहां पे अपन उसको रख देते हैं। So this is everything regarding the basic regarding the subject. Okay, yeah. So yes, as I told you earlier कि भाई जो सिलेबस है, एक्चुअली ये जो मेरा जो भी कुछ कंटेंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ या डिस्कस करने वाला हूँ, इट इज डिजाइन फॉर द असिस्टेंट टाउन प्लानर competitive exam. Okay, so here we can see the basics of this. The whole syllabus, from my aspect, I have divided the syllabus into some 4 or 5 stages, 4 or 5 parts. तो जो पहला पार्ट है आपका वो है कि भाई सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, व्हाट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, कि भाई अगर आपको किसी भी प्रकार की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, खड़ी करनी है, तो आपको सबसे पहले जिस जगह पे वो बिल्डिंग खड़ी करने वाले हो आपको देखना पड़ेगा कि भाई वो साइट उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के निर्माण के लिए फेवरेबल है या नहीं। दिस इज द फर्स्ट थिंग, दिस इज द फर्स्ट थिंग। आफ्टर दैट व्हाट वी थिंक लेटर ऑन, आफ्टर दैट वी मे थिंक और वी मे गो फॉर सिलेक्शन। ठीक है ना। अभी आपके पास अभी बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग होती है आपकी बिल्डिंग आपकी सिंगल टाइप की होती नहीं है, बिकॉज द नेशनल बिल्डिंग कोड NBC 2005, what they have suggested, or they have given in their codal provisions कि भाई building there might be or there are 8 to 9 types of buildings are there, out of which the first they have grouped the buildings into different groups from A to I. ग्रुप ए की बात करते हैं तो वहां पे उसमें आता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ग्रुप बी में आता है एजुकेशनल बिल्डिंग, लाइक दैट इट दे आर अप टू ग्रुप आई। ठीक है। सो अलग अलग बिल्डिंग के लिए क्या होता है, मोस्टली द सॉइल कंडीशन शुड बी सेम। अब इसमें क्या वेरी होगा दैट आई विल टेल यू। ठीक है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर हम बात करते हैं एक सिंपल रेसिडेंशियल बिल्डिंग की, तो सीधी बात है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग मतलब क्या होता है कि भाई ऐसी बिल्डिंग की विच इज कंस्ट्रक्टेड पर्पसफुली फॉर अ पीपल who will going to reside, who will going to have a stay in the particular building for long. ठीक है ना। समझो कि भाई मैं हूं, मुझे एक जगह पे रहना है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं वो एक मैं जगह वो आई विल जस्ट परचेस अ प्लॉट,
मैं प्लॉट को खरीद लूंगा. Then I will see the site first of all, and then I will purchase the plot. Now once the purchase is being done, then what is the next step? उसके बाद मैं क्या करता हूँ? उसके बाद में मुझे अभी उसके ऊपर मेरा आशियाना, मुझे मेरा स्ट्रक्चर वहां पे खड़ा करना है. मुझे पता है कि भाई मेरी फैमिली रेस्ट्रिक्टेड है. You know, my mother, father, wife, my son, my daughter, like that. 4, 5, 6 persons will be there. और फिर इन लोगों के लिए कितना घर चाहिए होता है? Hardly 4 to 5 rooms house is sufficient. Either I can construct a single floor or 2 floors. ठीक है. 3 floors if I made the ground floor as a parking floor. ठीक है. तो 2 या 3 मंजिला इमारत सफिशिएंट है, या सिंगल मंजिला इमारत भी सफिशिएंट है ये 4-5 लोगों के लिए. ठीक है. तो अभी अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर आपकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग का जो लोड आता है सॉइल के ऊपर, ठीक है, दिस लोड इज हैविंग सम लिमिटेशंस. ये लोड की कुछ सीमा होती है. ठीक है ना. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट द रेसिडेंशियल बिल्डिंग मे नॉट exert tons of load on the soil. That's why but taking into account the bearing capacity of soil, or to study in detail regarding the bearing capacity is not to be done on a serious note. We must take a look कि भाई soil कौन सी है. अगर soil बहुत ही weak होती है वहां पे, तो either you have to excavate the whole soil. जब तक आपकी वो weak soil निकल के आपको बाहर नहीं फेंकते हो, तब तक आपको excavation करना पड़ेगा. अगर नहीं तो फिर आपको पाइल फाउंडेशन के लिए जाना पड़ेगा. अगर आपके पास थोड़ा पैसा ज्यादा है तो यू मे गो फॉर अ राफ्ट फाउंडेशन. नाउ आई थिंक द थिंग इज दिस थिंग्स आर नोन टू यू कि भाई राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है, पाइल फाउंडेशन क्या होता है. ठीक है ना. बट अगर ऐसा पता चलता है कि भाई वो जो वीक सॉइल है, वो उस पर्टिकुलर प्लेस की वीक सॉइल अगर हार्डली 1 या 1.5 मीटर तक ही है, 1 या 1.5 मीटर तक ही सीमित है, तो सिंपल फंडा क्या होता है? वी कैन सिंपली एक्सकैवेट द सॉइल. अपन वो सॉइल को पूरा एक्सकैवेट करते हैं, वहां से वो निकाल के अपन बाजू में कहीं तो भी उसको डंप कर देंगे. ठीक है. ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है. बट अगर वही सॉइल अगर 1, 2, 3, 4 मीटर तक वही सॉइल कंटिन्यू है, देन वी मे हाउ टू गो फॉर आइदर पाइल फाउंडेशन और फॉर द राफ्ट फाउंडेशन. अगर एक्सटेंट ऑफ एरिया, अगर आपका एरिया सीमित है, इफ द एरिया इज स्मॉल, देन द राफ्ट फाउंडेशन इट इज इकोनॉमिकल. बट वही अगर आपका एरिया बहुत बड़ा है, अगर आपको कोई कमर्शियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, वहां पे खड़ा करना है, देन सर्टेनली यू मे रिक्वायर्ड ample of space. और अगर आपका extent of area is larger one, then in that case the provision of raft foundation is not feasible, is not economical. The cost of project will go on a higher side. ठीक है. उसके बाद the basic understanding and knowledge of construction practices. Yes. क्या होता है कि whenever we are planning to construct a structure, to construct a building, now initially I just gave you one insight कि buildings as per NBC the building is of n number of type. उसमें 8-9 ग्रुप से बिल्डिंग की, तो अलग अलग बिल्डिंग की एक कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस या कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस थोड़ा सा डिफर होता है. तो बेसिक इज सेम, ओनली जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती है, एमिनिटीज जिसको बोलते हैं अपन. ठीक है ना. in the larger places, in the commercial buildings or for the apartments like structures, क्या होता है कि the people or the customers may ask कि भाई they want the recreation area. ठीक है ना. They want the temple inside their localities. They may demand us for a swimming pool, the playground for the playing activities and all that. So जब n number of requirements आती है, so we have to fulfill some of the requirements, or sometimes all the requirements we need to fulfill. ठीक है ना. तो वो सब चीजें कंसीडर करके, अंडरस्टैंड करके, वी हैव टू अप्लाई द बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस और टैक्टिस एट दैट साइट. तो उसके लिए क्या होता है कि भाई अभी समझो कि भाई एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक उसकी प्रोसेस क्या क्या होती है. सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपका रेकरेंस होता है, आपका साइट सिलेक्शन होता है, then you finalize some contractor, then you give the contract to some to a well-known builder who can build that particular site very well in a professional manner. Then what we plan, then the construction activity may begin. आपके पास लेबर फोर्स होना चाहिए, आपके पास उतना फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है ना.
अगर वो बिल्डिंग आप कमर्शलाइज करते हो तो आपको बुकिंग्स भी ओपन करना पड़ता है इनिशियली, सो दैट जितना भी आपके पास फंड जमा होगा उसमें आप आपकी कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में आपकी एक्चुअल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस बिगिन होती है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सकैवेशन इज बीइंग डन, देन यू गो फॉर द देन आपका सबसे पहले लेआउट होता है। वंस यू गो फॉर लेआउट, तो लेआउट प्लॉट होने के बाद में देन यू गो फॉर एक्सकैवेशन, तो आपको उसमें लेबर फोर्स चाहिए होता है। देन अ टीम ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स इज आल्सो अ रिक्वायरमेंट ऑफ द साइट, कि जो भी कुछ लेआउट डाला है, जो भी कुछ एक्सकैवेशन हुआ है, या अभी जो इरेक्शन होगा, प्लिंथ प्लिंथ का काम शुरू होगा, देन द कॉलम्स की पोजीशन फाइनलाइज होंगी। ठीक है ना, ग्राउंड बीम्स होते हैं, प्लिंथ बीम्स होते हैं। सो जो भी कुछ एक्टिविटीज होती है, ये सब कमेंस होने से पहले इसके ऊपर एक एक्सपर्ट्स का वॉच होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो दैट्स कम्स अंडर अवर सेकंड पार्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग and the knowledge of construction practices. All this comes under this part. Then the structural mechanics. What is our next part? Structural mechanics and techniques like bond. अभी which kind of mechanism is involved? किस प्रकार का mechanism involved होता है ये पूरे construction activities में? ठीक है ना। अब मैकेनिक्स मतलब क्या है कि भाई स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज, इट मींस कि भाई जब कभी भी आप जैसे जैसे आपका बिल्डिंग का निर्माण होते जाता है, whenever the construction activity begins or it is in process, ठीक है, तो n number of things we are doing during the process, such as अभी यहाँ पे दिया है सिलेबस में टेक्निक्स, मतलब कौन सी which particular techniques, which particular structural mechanics knowledge you are deploying here. तो उसमें आता है कि भाई बॉन्ड्स इन मैसनरी। यस, आई जस्ट होप कि भाई आपको इसका नॉलेज होता है होगा। बिल्डिंग में क्या होता है कि भाई एन नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर देयर, 7 से अगर अपन देखते हैं इन डिटेल तो 7 से 10 प्रकार के बॉन्ड्स हैं। बट टेक्निकली इफ यू सी इन जनरल, मोस्टली वी केम अक्रॉस 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, तो दो अपन मोस्टली ये जो दो बॉन्ड होते हैं मैसनरी में, ब्रिक मैसनरी में पर्टिकुलरली, तो दैट वी सी कि भाई जब कभी भी बिल्डिंग का निर्माण होता है, या व्हाटएवर स्पेस इज देयर इन बिटवीन द कॉलम एंड बीम, तो वो जो जगह होती है ना कॉलम और बीम के बीच में, सो दैट गैप इज टू बी फिल्ड विद द मैसनरी। अब उसमें जो बॉन्ड यूज होता है, इट माइट बी अ फ्लेमिश बॉन्ड, इट माइट बी इंग्लिश बॉन्ड। अगेन द वॉल कंपाउंड्स, जब आपकी पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तो उसको कवर करने के लिए व्हाट वी कंस्ट्रक्ट एज अ फेंसिंग, वी कंस्ट्रक्ट कंपाउंड वॉल। कंपाउंड वॉल भी वो भी एक मैसनरी का प्रकार होता है। ठीक है ना, इन दैट आल्सो वी मे कम टू सी कि भाई विच काइंड ऑफ बॉन्ड पर्टिकुलरली वी यूज, वो इंग्लिश बॉन्ड है या वो फ्लेमिश बॉन्ड है। उसके बाद आप डैम्प प्रूफ कोर्स, डैम्पनेस जो बोलते हैं ना अपन, क्या होता है मोस्टली कि जब ए बी बिल्डिंग होती है, व्हेन अ प्लॉट इज ऑफ ए बी इन नेचर, दैट मीन्स दो बिल्डिंग की एक कॉमन वॉल होती है, दो बिल्डिंग की एक कॉमन वॉल होती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब दो बिल्डिंग एक की एक कॉमन वॉल होती है, या फिर दो अलग अलग वॉल जब एक में को लगती है, when the two different walls are attached with each other, then some kind of cavity may form, some kind of cavity may form in between the two different walls। ठीक है, अभी उसमें क्या होता है कि भाई देयर माइट बी चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर, पोर प्रेशर, उसमें पोर वाटर प्रेशर बोल सकते हैं, या कैपिलरी एक्शन जिसको हम बोल सकते हैं। ये कैपिलरी एक्शन इज अ टेक्निकल टर्म which we have seen in the fluid mechanics, right? I just wanted that you guys must be conversant with all these technical terms। ठीक है ना। सो डैम्प प्रूफ कोर्स मतलब वो जो डैम्पनेस आता है ना, आप देखते हो आपकी वॉल्स के ऊपर, व्हेन यू सिट इन योर ड्राइंग हॉल इन योर होम, यू सी कि भाई अरे मेरे ड्राइंग हॉल की जो दीवार है उसके ऊपर कुछ डैम्पनेस आया है। वो पुट्टियाँ जो होती है ना, वो आपका कलर छोड़ती है दीवार। देन द पुट्टी जो होती है, आपने जो पुट्टी किया रहता है दीवार को, वो निकल जाती है। सो ये सब क्यों होता है? क्योंकि द वॉल इज कंटेन मॉइस्चर। वो दीवार में क्या होता है, वो दीवार ने मॉइस्चर पकड़ा हुआ रहता है। तो ये जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर निकालने के लिए वॉट एवर द प्रैक्टिसेस विच वी फॉलो, विच वी एडॉप्टेड, तो वहाँ पे डीपीसी करना पड़ता है, डैम प्रूफिंग वहाँ पे करना पड़ता है। Nowadays n number of techniques are available to remove that moisture which is possessed by that wall or by that building part as well। Then scaffolding,
स्कैफोल्डिंग मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपको एन नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, एन नंबर ऑफ स्टोरीज कंस्ट्रक्ट करना है बिल्डिंग में, तो एक सिंगल स्ट्रक्चर के लिए हार्डली यू रिक्वायर अ सिंगल स्कैफोल्ड। पर जैसे जैसे आपकी मंजिला, आपकी इमारत की मंजिल बढ़ती जाती है, once the stories goes on building one over the other, then you may require a series of structures that we call as a scaffolding, and that structure is used to have a platform over which a labor or a mason can stand to do the construction activity. जैसे समझो कि भाई अगर आपकी पूरी, अगर आपका एक ढांचा बन गया है बिल्डिंग का, आपका बिल्डिंग का एक ढांचा बन चुका है, तो नाउ द लास्ट सेकेंड और द, अगर आपकी बिल्डिंग अभी एक लास्ट स्टेज में है कि भाई अभी आपको प्लास्टरिंग वर्क करना है, तो क्या करते हैं अपन, अगर आपको आउटसाइड या एक्सटीरियर वॉल का अगर आपको पेंटिंग करना है, या पेंटिंग से पहले अगर आप उसको प्लास्टरिंग करते हैं, तो एक आदमी की हाइट तो 10 फुट नहीं होती है, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 5 or 6 feet. But if the height of the slab is 11 feet, तो he has to use the scaffold. उसको scaffolding use करना पड़ता है. So scaffolding is a structure by virtue of which we can finish the construction activity for the exterior part and in the interior part as well. ठीक है. Also in the section, in this category of the syllabus, we also have to see the staircase. Staircase जो होती है, staircase is a part in a building, is a part in or out of the building which facilitates the movement of a person from the first floor to another floor. ठीक है ना. अगर एक रूम से अगर दूसरे रूम में जाना है तो उसके लिए अपन स्टेयर्स नहीं यूज करते. व्हाई वी यूज स्टेयर्स? अगर मुझे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना है, तीसरे फ्लोर पे जाना है, then I must be using the staircase. A staircase again, it is having a numerous classification. इसका भी classification बहुत बड़ा है, so that everything, each and every detail we will be covering for the staircase in the coming lectures. Then roofs, similar to staircase, the roofs again is of different types. Roofs हो गए, then doors, windows. We know that we already have seen, or some of you might have a clear vision regarding doors and windows. Doors जो देखते हैं अपन अपने घर में, मोस्टली आपका एक ड्राइंग हॉल का जो दरवाजा होता है, डोर होता है, किसी किसी के घर में वो अपना डबल पैनल का होता है, जिसको 2 पल्ले होते हैं. ठीक है. नाउ एंड द ऑल अदर रूम्स मस्ट हैव अ सिंगल पैनल डोर, जो कि भाई आप खोलते हैं और उसको बंद करते हैं. ठीक है. विंडोज, द विंडोज में हैव द नंबर ऑफ पैनल्स टू मिनिमम 2, मैक्सिमम 4, 6, 8. ठीक है ना. 8 तो आजकल कहीं देखने को मिलता नहीं है. What we do normally, we increase the width of panel. अपन पैनल की width बढ़ाते हैं, so that instead of 6 or 8, the whole window can be covered in the 3 or 4 panel itself. ठीक है. तो ऐसे अलग अलग टेक्निक्स होती है या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स होते हैं that we can deploy, that we can use in the construction technology, in the construction activities. Yes, guys, anyone have any doubt regarding this till now? Yes, those who want to discuss with me, those who are having any kind of queries, जिसको कोई अपना डाउट रहता है या कुछ भी किसी भी प्रकार का, so they may put their queries, their doubts, their questions in the chat box, so that as I told you earlier कि भाई अपन chat box खोलेंगे after every 15-20 minutes, and we will try to see कि भाई yes, if anyone is having any kind of doubts or difficulties, so we can discuss over that. Okay, we can discuss over that. All right. Yeah. So the next is your basic understanding of concepts and applicability of human comfort. Ventilation, air conditioning, and acoustics, etc. in an indoor and outdoor environment. Building now in this particular topic, what we will going to cover is, now I have constructed a building. मैंने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली है या मुझे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है. बिल्डिंग का अब मैं मेरा पैसा उसमें डालूंगा. तो जब मेरा पैसा मैं मेरे बिल्डिंग के निर्माण के लिए खर्चा करता हूँ, तो सबसे मेरी पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो चीज मुझे जहाँ पे चाहिए वो उसी प्रकार से वो उसका निर्माण होना चाहिए, वो खड़ी होनी चाहिए. दैट मीन्स
मैं वो बिल्डिंग के किसी भी कॉर्नर में किसी भी जगह पे जाऊं तो मुझे एक कंफर्ट, मुझे एक रिलैक्स फील होना चाहिए। दिस इज माय ओनली रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो घर मेरा है, वो घर अपना है ना। तो जब अपन अपने घर का निर्माण करते हैं तो अपनी कंफर्ट की चीजें, अपना रिलैक्स जोन अपन वहां पे प्रिपेयर करते हैं, ठीक, तैयार करते हैं। कि मतलब अगर अगर मुझे एक पर्टिकुलर जगह पे एक घर कंस्ट्रक्ट करना है या कोई एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो मैं सोचता हूँ कि भाई वहां पे उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में प्रॉपर वेंटिलेशन आना चाहिए, प्रॉपर उसमें प्रॉपर सनलाइट आना चाहिए, वहां पे नेचुरल एयर आनी चाहिए, ठीक है ना। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए वहां पे झाड़ों के लिए एक अच्छा खासा एटमोसफियर होना चाहिए, सो दैट द प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन is made available is can or can be available can made available to the site, all right। देन एक ऐसा स्ट्रक्चर हो कि जहाँ पे नेचुरल लाइट्स, नेचुरल वेंटिलेशन ही इतना हो कि आर्टिफिशियल जो चीजें होती हैं, आर्टिफिशियल टेक्निक्स सच एज एयर कंडीशनर, गर्मी हो रही है, एसी ऑन करता हूं मैं। बट इफ यू सी, आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। आपको शायद पता होगा, यू माइट हैव सीन और यू माइट हैव हर्ड कि भाई एंटीलिया इज अ बिल्डिंग and the owner of the Antilia is Mukesh Ambani, Mr. Mukesh Ambani, the business tycoon. I think South Mumbai में उनका एक घर है, name as Antilia. The home is 27. The home is having a 27 floors. And if you see the design of that particular house, and if you read some details of the particular house, then you come to know that for such a massive structure, there is not a single AC in that house. वो पूरे घर में एक भी एसी नहीं है। The house is designed, the house is constructed in such a fashion that the house itself can make the use of natural air, natural ventilation. The architect is not Indian, certainly. They have hired the architect who is from abroad, who is from the other countries. But the design the building which they have constructed, the building is such that the building itself receives the natural ventilation and natural air from, yeah, certainly वो पूरा नेचुरली होता है वहां पे। उस घर में एक भी एसी नहीं है एज पर द रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ऐसी चीजें अगर अपन डिजाइन कर ही रहे हैं तो वी कैन, व्हाई नॉट टू डिजाइन प्रॉपरली कंसिडरिंग वास्तुशास्त्र एंड ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। द बिल्डिंग मस्ट हैव प्रॉपर acoustic provisions, उसका अंदर का और बाहर का एनवायरनमेंट भी कैसा होना चाहिए, कूल होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है। या and the last segment of the syllabus is the basic knowledge and understanding of multi-storied and special building plans। आजकल आप देखते हो कि भाई कोई भी पर्सन कि भाई जिसको अपना खुद का घर कंस्ट्रक्ट करना है, ड्रीम होम जिसको कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो क्या सोचता है कि भाई मेरे बिल्डिंग का एलिवेशन ऐसा होना चाहिए, माय बिल्डिंग शुड बी सच दैट नो अदर बिल्डिंग्स व्हिच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, व्हिच इज ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड, उनकी बिल्डिंग और मेरी बिल्डिंग में बहुत सारा फासला होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। माय बिल्डिंग मस्ट बी अ स्पेशल बिल्डिंग, माय हाउस विल बी अ स्पेशल हाउस बिकॉज इट इज माय ड्रीम प्रोजेक्ट, इट इज माय ड्रीम हाउस। तो हर बिल्डिंग को बनाते वक्त या बनाने से पहले उसका प्लान देखना बहुत जरूरी होता है, उसका बिल्डिंग प्लान, उसका साइट प्लान। क्योंकि बिना साइट प्लान आपका वो बिल्डिंग प्लान, आपका वो पूरा मैप जो होता है आपकी बिल्डिंग का, वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी सैंक्शन नहीं करती है, ठीक है। साइट प्लान, की प्लान और वॉट एवर द प्रिंसिपल्स विच इज बीइंग अडॉप्टेड फॉर द डिजाइन ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स, तो उसका बेसिक नॉलेज दैट आई विल बी गिविंग टू यू, वो मैं आपको दूंगा। तो सभी चीजों का बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई बिल्डिंग भले वो रेसिडेंशियल हो या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, भले वो बिल्डिंग नॉन स्पेशल हो या स्पेशल हो, वो हर प्रकार की बिल्डिंग को डिजाइन करते समय उसमें किस प्रकार की मटेरियल्स, किस प्रकार की कंस्ट्रक्शन टेक्निक, किस प्रकार का स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स यूज होने वाला है, everything every knowledge, the minute understanding of all these things we must have, okay। So yes, then the details, as I told you or as we are discussing कि भाई कंस्ट्रक्शन करने के लिए n number of materials are required, n numbers of materials are required। so what I have done initially, मैंने एक टेबल बनाया छोटा सा, I have prepared one table which I will be showing to you, and the table will show that n number of materials, yeah definitely इसके जो मटेरियल्स इसमें नहीं अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो अपन यूज ही नहीं करते,
These are the most common conventional materials which is being used for the construction of buildings or structures. तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई what I have mentioned here, I have mentioned the some properties. मैंने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन की है. द प्रॉपर्टीज जैसे देखते हैं अपन, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी. ठीक है ना. सो टिम्बर, व्हाट इज टिम्बर? टिम्बर इज आल्सो नोन एज वुड. टिम्बर मतलब वुड, लकड़ी. तो टिम्बर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो है 1.54. देखो, दिस इज फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. In the exam, some of the values they may ask you, they may give you 4 options, you may have to pick the correct option. So for that, अगर नहीं पूछा है initially, so they may ask you. अगर जो चीज पूछी नहीं है तो उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि भाई वो आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं. तो टिम्बर जो होता है, टिम्बर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.54. और उसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी मतलब क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम. एक पर्टिकुलर एरिया के लिए एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाई होता है, दैट इज कॉल्ड एज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. तो द डेंसिटी ऑफ द टिम्बर इज 1.5 ग्राम पर सीसी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.54. ठीक है. देन सीमेंट, we all know cement. Why we use cement in the building construction or in the construction scenario, in the construction process? Cement is a binding material. Cement is a binding material. It is having a binding properties. That's why we use the cement to bind the aggregates and the bricks. We know that जो भी अपन मिक्सचर बनाते हैं, कंक्रीट का मिक्सचर, the concrete is having a cement, sand and water, and it also have the reinforcement steel. तो उसका एक जो मेन कंस्टिट्यूएंट पार्ट है, दैट इज सीमेंट. तो सीमेंट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, 3.1 to 3.16, while the density of the cement is in the house 1.44 gram per cc, centimeter cube, gram per cc. Aggregates, now these are the coarse aggregates. This is the values which I have mentioned. This is for the coarse aggregate. Now the specific gravity of the coarse aggregate is 2.5 to 3. ठीक है ना. कितना होता है यहाँ पे, 2.5 to 3. Now I have taken the mid range, मतलब not purely for coarse and not purely for the fine. But अगर आपको इसमें कुछ डिटेल चाहिए तो again I will present the same value for you. Don't worry about that. You may ask me, I will provide you the same value. ठीक है. Simply ask me regarding that. तो एग्रीगेट अगर हम बोलते हैं तो एग्रीगेट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है फिर 2.5 to 3. The value may be in between these two. And the density is 2400 to 2900 kg per meter cube. kg per meter cube. Iron मतलब लोहा. You know that जो आपका लोहा, it is a very dense material. इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 1 ग्राम पर सीसी है. तो आयरन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इट इज 7.7 to 7.9, whereas the density of the iron or metal we can say it is 7.86 gram per cc or centimeter cube. Then bricks, I have mentioned here the properties for the clay bricks. The clay brick की जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी होती है फिर 2.19 to 4, 2.19 to 4, and the density is 1225 to 2193 kg per meter cube. Concrete की specific gravity, yeah, it is your task. It is your task. You may search the specific gravity for concrete. Yeah, and if you answer the same, then yeah, you will be rewarded with a special prize. Okay, the density of concrete is known to you, 2400. लिखते हो ना आप in the design. So, but it is 2.4 gram per cc. You can convert it in either in a kg per meter cube or in kilonewton per meter cube. Okay, so these are the details of the construction materials. Yes, guys, anyone have any doubt till this point? Yes, I can see one comment. NBC also cover in this lecture. So I didn't get this point.
That means you try to say that I have to cover NBC in this particular syllabus. Yes, Mr. Ajay. Yeah. So yeah, please let me know. Yeah, we will be covering each and every part. Don't worry about this. We will be covering each and every part in the syllabus. जो भी अपने सिलेबस में रहता है, नॉट वी आर नॉट स्टिकिंग टू सिलेबस, सिलेबस के इर्द गिर्द जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ पॉइंट्स होते हैं या क्वेश्चंस which you may come across while studying, while referring the previous year question papers. So yeah, definitely we will try to discuss, or we will try to have a solutions for that particular questions. Okay. Then yeah, one more basic part, I think which this part is known to all of you. ये पार्ट आप सभी को पता होगा, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। तो जैसे मैंने कहा इनिशियली आपको कि भाई एनबीसी क्या बोलता है कि भाई एज पर द नेशनल बिल्डिंग कोड, आई हैव यूज टू द कोड व्हिच वाज पब्लिश इन 2005, 2005 में जो कोड उन्होंने पब्लिश किया था, इट इज रिवाइज, इट इज द कोड हैज रिवाइज। सो टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, उसमें जो बिल्डिंग्स होती है, आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट दे हैव ग्रुप द डिफरेंट बिल्डिंग्स in the different groups. So from group A to group I, so the buildings has been grouped or classified. So what I am trying to show you is that the first group, that is group A, in the group A the building which is there is a residential type of building. तो जैसे हम बोलते हैं कि भाई फैमिली प्राइवेट ड्वेलिंग्स, जैसे आप फ्लैट्स हो गया, फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स, होटल्स, देन डॉर्मेटरीज एंड द लॉजिंग हाउसेस। एक ऐसा स्ट्रक्चर की, एक ऐसी बिल्डिंग की जो लोगों को रहने के लिए कंस्ट्रक्ट या निर्माण की जाती है, उसको हम बोलते हैं रेसिडेंशियल टाइप ऑफ बिल्डिंग। एज पर एनबीसी दे आर ग्रुप इन ग्रुप ए। ओके, देन ग्रुप बी, एजुकेशन टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। विच वन? एजुकेशनल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई एक ऐसी बिल्डिंग कि भाई जिसमें एजुकेशन मतलब जिसमें शिक्षा दी जाती है और ली जाती है, ठीक है ना, ऐसी बिल्डिंग की जिसमें शिक्षा ली और दी जाती है, तो उस प्रकार की बिल्डिंग को हम बोलते हैं एजुकेशनल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। ठीक है। what it includes the building which gives the educations from nursery to universities, मतलब basic from your kindergarten, nursery till your uh, till your PhDs or post PhDs, like that। ठीक है। अभी इसका जो एग्जांपल है वो कौन सा हो रहा है, फिर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, लाइक दैट। एंड द other buildings in where the trainings of some courses can be offered as well। Then group C, in the group C we can see the institutional buildings। अभी यहाँ पे क्या होता है कि भाई समझो, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ मोस्टली कि if a person is suffered from some disease, from some illness, okay, and now post his illness, if he is not if he requires some further treatment, so there are some buildings where the therapy sessions can be made, is going on। so physiotherapy we can say, and number of therapies are there in the medical field। so जहाँ पे ये लोग थेरेपी लेते हैं, जहाँ पे वो पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है, एक बीमार आदमी को वो पूरा कोर्स वो करवाते हैं, उसको पूरा इंस्टीट्यूट वो पूरा उसको कोर्स करवाते हैं, उसको पूरा क्योर करते हैं। सो द एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड विद द हेल्थ, medical, the recoveries of the persons who is injured, and we are trying to recover him from his illness to a very good healthy being। so that particular building is called as institutional buildings। ठीक है। जनरली या वन मोर पॉइंट इज दैट कि भाई ये जो बिल्डिंग है, दिस बिल्डिंग प्रोवाइड रिलैक्सेशन और स्लीपिंग इन काइंड ऑफ फैसिलिटीज। ठीक है। असेंबली बिल्डिंग्स, यहाँ पे क्या होता है कि भाई असेंबली बिल्डिंग में दिस इज ग्रुप डी, this is group D। now when a group of people or a mob of people gathered at a point, एक जगह पे कोई जमा होता है, समझो कि भाई वो चर्च हो, वो मॉस्क्यू हो, ठीक है ना, एनीथिंग एनी कि जहाँ पे लोग वर्शिप करते हो। ठीक है। एक ऐसी जगह पे कि भाई जहाँ पे लोगों की मीटिंग होती है, अ ग्रुप ऑफ पीपल्स, सच एज स्विमिंग पूल हो गया, रिक्रिएशन एरिया हो गया, अ प्लेग्राउंड हो गया। तो सच ए बिल्डिंग कि भाई जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे अ ग्रुप ऑफ पीपल or a mob of people come at a place and they discuss something, they do perform some kind of activity,
कि यहाँ पे कुछ फ्रूटफुल डिस्कशन हो रहा है, कुछ फ्रूटफुल एक्टिविटी हो रही है, सो दिस बिल्डिंग्स आर कॉल्ड एज असेंबली बिल्डिंग्स। या जिसमें सिनेमा हॉल भी होता है, जिम्नासियम भी होता है, अम्यूजमेंट पार्क जिसको बोलते हैं अपन वो भी होता है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जहाँ पे ऑफर की जाती है वगैरह वगैरह। सो ऑल दैट all these things which happens at a place in a area, so that particular area or building, not area, it is a building, and it is called as the assembly building. Got it? Now guys, please let me know whenever you struck at some point, please let me know so that I can get back over the same point. ठीक है? या यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड किया है कि भाई एक ऐसी बिल्डिंग की जहाँ पे सभी क्लास के पीपल्स जमा होते हैं फॉर अ पर्पज और फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटी, then such a kind of buildings is called as a assembly building. All right. Then the business building, अभी इसमें तो मुझे आपको कुछ खास ऐसा ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई अ बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी, अ बिल्डिंग वेयर अ बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज इज बीइंग कैरिड आउट। समझो इसमें एक सिंपल फंडा क्या होता है कि भाई मैं हूँ और एक आदमी है, एक लड़का है। आई एम द ओनर ऑफ अ लैंड, आई एम ओनर ऑफ अ लैंड, एंड अ पर्सन हु इज कमिंग टू मी, हु केम टू मी, and the person who came to me, who visit me, he is interested in my property. उसको मेरे प्रॉपर्टी में क्या है, इंटरेस्ट है। अब जब वो बंदा मेरे पास आता है कि सर आई एम इंटरेस्टेड इन अ प्रॉपर्टी, आई वांट टू परचेस अ प्रॉपर्टी, सो आई प्रोवाइड हिम द डिटेल्स कि भाई मेरी ये जगह है, ये इतने एकड़ की जगह है, ये इतना स्क्वायर फीट का मेरा प्लॉट है, मुझे ये इस पर्टिकुलर मुझे इस वैल्यू में उसको बेचना है, मेरा इतना वैल्यूशन है, अगर आप मुझे इतना वैल्यू देते हो वैल्यूशन तो मैं उसको बेचने के लिए तैयार हूँ। अगर वो बंदा एक्सेप्ट एग्री करता है तो वो डील होती है। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज, इस प्रकार का बिजनेस, यही नहीं, मैं खाली आपको एग्जांपल दिया, ठीक है ना। या अभी इस प्रकार का रिकॉर्ड, इस प्रकार की एक्टिविटी जिस प्रकार की बिल्डिंग में होती है, वहां पे हम बोलते हैं, वो बिल्डिंग को बोलते हैं बिजनेस बिल्डिंग। तो इस प्रकार की बिल्डिंग में बहुत सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसको बोलते हैं अपन, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड, अकाउंटेंट्स की वो अकाउंट बुक्स, ठीक है ना। नाउ द बिजनेस बिल्डिंग मे हैव एग्जांपल्स लाइक सिटी हॉल्स, डिस्पेंसरीज, ठीक है ना, क्लिनिक्स, libraries. So all these types of buildings come under the business building, which is group E. Then the mercantile building. So merchants, अभी कैसा है, शॉप्स होते हैं आपके, मॉल्स होते हैं, शॉप्स, मॉल्स, the big retailers are there, wholesalers are there. तो उनके पास क्या होता है, उनके पास बहुत सारा माल होता है उनकी दुकान में, एंड शॉप्स आर उनके शॉप्स कुछ टिनी स्मॉल शॉप्स नहीं होते वहाँ पे, उनके शॉप्स बहुत बड़े होते हैं। तो ठीक है ना। तो एक ऐसी जगह, एक ऐसी बिल्डिंग की जहाँ पे ट्रेडिंग होता है चीजों का, इंस्ट्रूमेंट्स का बोलो या किसी मटेरियल का, कि द बिल्डिंग whether ट्रेडिंग ऑफ द मटेरियल्स इज बीइंग ऑकर्ड, और जब होता है ये सब चीजें, तो उस बिल्डिंग को हम बोलते हैं मर्केंटाइल बिल्डिंग। इसमें क्या क्या आता है, इसमें शॉप्स आते हैं, इसमें स्टोर्स आते हैं, इसमें मार्केट प्लेसेस जो होती है, तो बड़े बड़े मार्केट में क्या होता है कि भाई अलग अलग शॉप्स होती हैं, अलग अलग स्टोर्स होते हैं, और कि भाई उसमें ये जो होती है ट्रेडिंग एक्टिविटी, ये चलती रहती है। देन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, या व्हाट इज, आई थिंक यू माइट बी नोइंग दैट द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो होती है, उसमें क्या होता है कि भाई MIDC, एक बोलते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे क्या होता है कि भाई एट द आउटसाइड ऑफ द योर सिटी, या सिटी के थोड़ा बाहर बहुत एक जगह होती है जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, वो जगह अपन रिजर्व करते हैं, अपन मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिजर्व करता है या गवर्नमेंट उसको रिजर्व करता है। अब वहां पे MIDC में क्या होता है कि भाई जो भी कुछ बड़ी बड़ी अपना, आपको किसी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग करना है, किसी को असेंबल करना है चीजें इंपोर्ट करके वगैरह, तो ये सब एक्टिविटी करने के लिए आपको एक MIDC में आपको कुछ जगह आपको अलॉट की जाती है, आपको कुछ प्लॉट्स अलॉट किए जाते हैं, कि जहाँ पे फैब्रिकेशन हो गया, असेंबलिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये पूरी एक्टिविटी वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी जगह, ऐसी बिल्डिंग की जहाँ पे ये पूरी एक्टिविटी होती है या की जाती है, तो उस बिल्डिंग को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या आपको बोल सकता हूँ कि भाई रिफाइनरीज हो गई,
कि जहाँ पे रिफाइनरीज हो गई, कि भाई रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज की, जहाँ पे जो आपका आपका जो यूज मटेरियल है, आपका जो यूज प्रोडक्ट है, तो भाई उसको अगर आपको रिसाइकलिंग करके अगर आप कुछ नया व्हाट यू कैन से द सस्टेनेबल मटेरियल अगर आपको क्रिएट करना है या सिंथेसाइज करना है, तो दैट यू कैन मैन्युफैक्चर इन द सेम एरिया, इन द सेम बिल्डिंग। लेबोरेटरीज होती है कि जहाँ पे आप अलग अलग प्रोडक्ट आप बनाने की कोशिश करते हो by testing the n number of materials or like that. Assembly plants, yeah, so gas plant, n number of structures, n number of things which we are manufacturing, which we are assembling. So all these activities can be done at a building which is called as industrial building, जो आता है आपके ग्रुप जी में। Okay, and some last buildings are the storage buildings, group H storage building। इसमें क्या होता है कि भाई या गोडाउन, आप देखते हो कि भाई अनाज के गोडाउन होते हैं या सॉरी स्टोर की, जिसपे अपन क्या करते हैं, जिसमें अपन अनाज को स्टोर कर सकते हैं, कि मतलब खेती से निकाला अनाज, that we filled in the you know in the bags, and that bags we have to place in a such a place which is owned by either a private agency or by government। तो एक बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, वेयर हाउसेस होते हैं, कि जहाँ पे आप अनाज को, नॉट ओनली सिंपली द ग्रेन्स, बट वी कैन प्लेस एन नंबर ऑफ थिंग्स एज वेल। जैसे आपकी सैनिटरी का अगर आपके पास कोई शॉप है, अगर आप एक बड़े से होलसेलर या रिटेलर हो या डीलर हो, तो आप यू कैन स्टॉक द sanitary equipments, sanitary materials, then the plumbing materials, the electric materials। तो जो भी आपके पास मटेरियल रहता है, अगर आपको उसको स्टॉक करना है एक जगह पे, तो उसके लिए आप आपका वेयर हाउस, एक आपका स्टोरेज स्ट्रक्चर, या आपका एक गोडाउन बना सकते हो। ठीक है, तो सच ए बिल्डिंग वेर वी कैन प्लेस, वेर वी कैन प्रिजर्व, वेर वी कैन पुट द एक्स्ट्रा मटेरियल विच इज नॉट on time demanded by the public, but in future they will certainly ask you for that। तो जब वो पूछेंगे तब आप उनको वो प्रोवाइड करोगे, बट तब तक आप उसको रखोगे कहाँ पे? तो उसको रखने के लिए जो भी आप एक स्टोरेज प्लेस कंस्ट्रक्ट करते हो, बनाते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टोरेज बिल्डिंग। ठीक है, देन द लास्ट सेगमेंट इन द बिल्डिंग कैटेगरी इज अ हजार्डस बिल्डिंग। ठीक है, तो देखो कि भाई द टाइप ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर इन विच द स्टोरेज, handling, processing or manufacturing of materials which is harmful to the living kind and has a potential to burn with the extreme rapidity and can cause a harm to living health are called as hazardous building। मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी जैसे कि एक गैस का प्लांट हो गया, ठीक है ना, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल, या सम काइंड ऑफ द लिक्विड which is heavily inflammable, but that initially we store, generally we store it in underground tanks, but some gases or some liquid are also there, such as acid, which we use in our residential houses for our daily purposes, to clean the bathrooms and the other purposes also। तो ये सब चीजों को रखने के लिए जो बिल्डिंग पर्पसफुली कंस्ट्रक्ट की जाती है, so that the such a material can be placed in that particular building only, कि भाई नॉर्मल लोगों को इससे कोई हार्म ना हो। तो सच अ काइंड ऑफ बिल्डिंग इज कॉल्ड एज हजार्डस बिल्डिंग। इस प्रकार की बिल्डिंग हम क्या बोलते हैं? हजार्डस बिल्डिंग।